तो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसे देखने के बाद शायद आपको रात में अकेले सोने में भी डर लग जाए। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा भूत प्रेत, डरावने सीन, एक्सोर्सिज्म और एक ऐसी खौफनाक कहानी जो धीरे धीरे आपको अपनी तरफ खींचती चली जाएगी। फिल्म का नाम है पिंडम, यानी मृत व्यक्ति की आत्मा और पिंडदान की परंपरा से है। लेकिन इस फिल्म की सबसे डरावनी बात सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म 1930 के दशक में तेलंगाना के नलगोंडा में हुई एक डरावनी घटना से प्रेरित है। डायरेक्टर ने बताया था कि उन्होंने इस घटना की कहानी अपनी दादी से सुनी थी, जिसके बाद उसी घटना से प्रेरणा लेकर फिल्म की कहानी तैयार की गई। और दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर हॉरर, पैरानॉर्मल और एक्सोर्सिज्म वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल पिंडम Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है अनम्मा नाम की एक तांत्रिक को दिखाते हुए, जो कि एक घर के अंदर आती है, वो भी किसी पोजेशन केस से डील करने के लिए। और यहाँ पोजेशन बहुत ही ज्यादा हैवी था। उसका एसेंस इतना ज्यादा ताकतवर था कि जो डॉग था वो एग्रेसिव होकर अनम्मा के ऊपर ही भौंकने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कार के अंदर थी, तो वो कार से टकरा कर अपना सर फोड़कर खुद को ही खत्म कर लेता है, यानी कि वो यहाँ पर एक पल भी टिकना नहीं चाहता था। अब अनम्मा उस घर में जाने लगती है और लोकनाथ नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे प्रोफेसर दशरथ राम ने भेजा है और वो उनके साथ रहकर ट्रैवल करके, इंटरव्यू करके उनके ऊपर केस स्टडी करना चाहता है और वो उसे अपने साथ उस घर में ले जाती है। तो इस घर के अंदर हाल ही में ही एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसका बेटा, बहू और उसकी बेटी फॉरेन में रहते हैं, तो अभी वो वापस आ गए थे। असल में उस बूढ़े व्यक्ति की जो पोती है वो पोजेशन में है और उसी वजह से उस घर के सारे फूल, पत्ते और पौधे सूख चुके हैं और मुरझा गए हैं। ईविल चीजें होती रहती हैं, घर में हलचल होती है और भगवान की जो पिक्चर्स हैं वो टूटकर अपने आप नीचे गिर जाती हैं, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी। खैर, अब अनम्मा थोड़ा चिंतन करती है और उस लड़की से बात करती है, जो कि उनसे अच्छे से बात करती है और बताती है कि वो कभी स्कूल नहीं गई, उसने हमेशा न्यूज़पेपर और किताबों से ही नॉलेज गेन करी है। लेकिन उसके पिता बीच में ये बोलते हैं कि वो स्कूल जाया करती थी। साथ ही साथ वो ये सब बातें तेलुगु में बोल रही थी, जबकि वो पहली बार यहाँ पर आई है और उसे तेलुगु आती तक नहीं है, जिससे कि सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब अनम्मा कुछ ही पल में समझ जाती है कि उस बच्ची को उसके ही ग्रैंडफादर की सॉइल ने पोजेस किया है और वो उनको समझाती है, एक्सोर्सिज्म शुरू करती है और चैंटिंग करती रहती है। साथ ही साथ उसके बेटे से ये बोलती है कि उसने अपने पिता के आखिरी राइट्स को नहीं किया था, तो वो उनसे माफी मांगे और उनकी पसंद की चीज उन्हें ऑफर करके मनाए। और वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो उस बच्ची की बॉडी को छोड़कर आफ्टर लाइफ में खुशी खुशी चले जाते हैं। खैर, अब अनम्मा यहाँ से बाहर निकल आती हैं और रास्ते में लोकनाथ उनसे बात करता है और इसके बारे में पूछता है। तो वो ये बताती हैं कि फिजिकल वर्ल्ड और बॉडी काफी लिमिटेड है, उसे जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंडलेस होता है, यानी कि सॉइल की कोई बाउंड्री नहीं है। साथ ही साथ वहां पर जो एनर्जी और पावर मौजूद होती है, उसे जलाया, काटा या फिर खत्म नहीं किया जा सकता, बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब वो उनसे थोड़ी और बात करता है और ये पूछता है कि उन्होंने बाहर पढ़ाई करी है, वो फाइनेंस में काफी कुछ जानती हैं, तो उन्होंने ये तांत्रिक वाली दुनिया में ही क्यों कदम रखा, उसको क्यों चूज किया। जिस पर वो ये कहती हैं कि जब वो छोटी थी तब औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे, पोजेशन जैसी चीजों के चलते उन्हें खत्म कर दिया जाता था, उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी। तो आज भी कई जगह पे ऐसा होता है। और उनके पिता एक स्पिरिचुअलिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन और एक विजार्ड थे, जो कि ऐसी लेडीज की मदद किया करते थे, उन्हें बचाते थे, ठीक करते थे, उनका एक्सोर्सिज्म किया करते थे और बाकी तरीके से भी उनकी हेल्प करते थे। अब एक दिन उन्होंने एक लड़की को पोजेशन से बचाया, लेकिन उस वक्त उनकी खुद की बेटी यानी कि अनम्मा की छोटी बहन की मौत हो गई थी और उसके दुख में उनकी माँ भी खत्म हो गई। अब उनके पिता इस ईविल को खत्म करने वाली लड़ाई में लगे रहे और जब वो खत्म हुए तो उन्होंने अपनी लेगेसी उनको सौंप दी और वो आज तक इसको कायम रख रही हैं। और वो कोशिश करती हैं कि वो अपने लेवल तक दुनिया से ईविल को खत्म कर पाए, उससे लोगों को बचा पाए और लेडीज को मरने से बचा पाए। वो आगे बताती हैं कि वो अपने आसपास की लिविंग चीजों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती रहती हैं और वो साइंस में पूरा विश्वास रखती हैं। अगर कोई पर्सन साइंस से ठीक हो सकता है तो वो साइंस से ही उसकी हेल्प करेंगी, लेकिन अगर किसी और तरह से या फिर रिलीजन या बिलीफ से किसी की मदद हो सकती है तो वो उसे फॉलो करने में पीछे नहीं हटती। खैर, अब लोकनाथ आगे ये पूछता है कि क्या वो अकेली ही एक डेमोनोलॉजिस्ट हैं या किसी के साथ रहकर इतने इंटरेस्ट से उसको सीखा है, या फिर ऐसा कोई और भी है। जिस पर वो ये कहती हैं कि ये तो केस स्टडी से बाहर का सवाल लग रहा है। तो वो ये कहता है कि वो भी घोस्ट में यकीन करता है और जानना चाहता है कि वो उनसे कैसे डील करती हैं, सीरियस से सीरियस ईविल को कैसे संभालती हैं। जिसके बाद वो उनसे ये पूछता है कि क्या उन्हें कोई ऐसा केस याद है जिसके अंदर उन्हें थोड़ी कठिनाई महसूस हुई हो, या फिर उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा हो कि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता।
जिस पर वो बताती हैं कि हाँ, ऐसा एक केस था जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसके बाद आज तक ऐसा कुछ हुआ। और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉइल की कहानी थी जो कि उस दुनिया में कभी आई ही नहीं, पैदा ही नहीं हो पाई। और ये कहानी 1990 में एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर घटित हुई थी। अब कहानी जाती है 1990 के अंदर सुकलपेट नाम के एक गांव के अंदर, जहां पर हम देखते हैं एंथनी नाम के एक आदमी को जो कि राइस मिल में अकाउंटेंट का काम करता है और पास में ही अपने लिए घर भी ढूंढ रहा है। अब ब्रोकर उसे एक घर दिखाता है जो कि काफी पुराना था लेकिन काफी अच्छी कंडीशन में था, मेंटेन था। एंथनी को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए था क्योंकि उसकी माँ ये बोलती है कि उससे उसको बेटा पैदा होगा और वो उसके पिता का रीइनकॉर्नेशन, पुनर्जन्म कहलाएगा। खैर, एंथनी को ये घर काफी पसंद आता है और किन्हीं कारणों की वजह से ये उसे काफी सस्ते में मिल गया था। वो एक लॉक्ड रूम को नोटिस करता है जिसे बाहर से लकड़ी की पट्टियां लगाकर लॉक किया गया था और ब्रोकर उसे जल्दी ही खुलवाने का बोल देता है। अब अगले सीन में एंथनी अपने परिवार के साथ उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। उसके परिवार में उसकी माँ है जिनके हस्बैंड अब गुजर चुके हैं, उसकी वाइफ मैरी है और 2 बेटियां हैं जिनके नाम सोफी है और उससे छोटी बेटी का नाम तारा है जो कि बोल सुन नहीं सकती। बात करें इस घर के बारे में तो ये काफी बड़ा और सुंदर है जो कि सबको काफी पसंद आ जाता है। इस पर नयोदम्मा रेसिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ था जिसको एंथनी हटवा देता है क्योंकि अब वो इस घर का मालिक था। उसकी माँ इस घर की पास्ट और हिस्ट्री के बारे में उससे पूछती है तो वो ये कहता है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और इससे उसे कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे कोई फर्क पड़ता। खैर, अब एंथनी उस लॉक्ड रूम को देखने जाता है जिसे अब खुलवा दिया गया था। यहाँ पर ढेर सारा पुराना फर्नीचर, क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हारमोनियम और ढोल वगैरह पड़े हुए थे और वो यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजों को नोटिस करने लगता है। खैर, अब रात को तारा घूमते घूमते इसी रूम तक आ जाती है और उसे यहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाके सो जाती है। जहां पर रात को सोफी की नींद खुलती है तो वो कुछ हलचल महसूस करती है। साथ ही साथ तारा कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी जिससे वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि तारा का बोलना मुश्किल था, इनफैक्ट नामुमकिन था, और वो उसे सोने बोल देती है। हम रूम के अंदर रखे हुए हॉर्स टॉय को अपने आप ही हिलता हुआ देख पाते हैं। खैर, अब अगले सीन में एंथनी की जो माँ होती है वो उसकी वाइफ से बेटे के पैदा होने को लेकर बात कर रही थी। मैरी इस बात से काफी परेशान होने लगी है क्योंकि वो हमेशा ही बेटा बेटा करती रहती है। खैर, वो हॉस्पिटल जाती है जहां पर डॉक्टर ये बताती है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मैरी उसका जेंडर पूछती है जो कि बताना इलीगल था, तो डॉक्टर उसे मना कर देती है। अब वो दोनों घर आ जाते हैं जहां पर सोफी स्कूल चली जाती है और तारा घर पर ही थी जिसके लिए उन्हें कोई सही स्कूल नहीं मिल रहा था। मैरी नोटिस करती है कि तारा के हाथ पर चोट का निशान है, लेकिन तारा को याद ही नहीं है कि ये चोट उसे कब और कैसे लगी थी। अब तभी सभी को दूसरे रूम से आवाज आती है। वहां जाकर वो देखते हैं तो वॉल पर लगी हुई सारी भगवान की जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने आप टूट चुकी थी। एंथनी के पिता की फोटो भी टूट चुकी थी जिसे उसकी मदर साफ करती हैं, लेकिन उनकी उंगली में एक कट हो जाता है जिससे कि वो फोटो भी खराब हो जाती है और उनका चेहरा मिट जाता है। अब वो इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाती हैं और ये कहती हैं कि उसके पिता गुस्सा हैं, इसलिए ये सब हो रहा है और उन्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एंथनी उनको समझाता है और उन लोगों की इस बात पर थोड़ी बहस हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती हैं, लेकिन कोई भी वॉल के ऊपर साइड लगी हुई एक फोटो को नोटिस नहीं कर पाता जिसके अंदर कोई लेडी थी। खैर, तभी हम तारा को देखते हैं जो कि उसी रूम में पढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक शैडो आती है जो कि उसे काइंड ऑफ पोजीशन में लेकर एक स्विंग चेयर पर बैठाकर उस चेयर को जोर जोर से स्विंग कराने लगती है। लेकिन तब तक उसकी माँ वहां पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और ये बात भी भूल गई थी कि वो चेयर पर कब बैठी और कब वो चेयर मूव होने लगी थी। खैर, अब अगले सीन में हम एंथनी को मिल के अंदर देखते हैं जहां पर उसके बॉस उसको ये बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी इशू की वजह से उन्हें मिल को 6 महीने के लिए बंद रखना होगा और वो सबका हिसाब करके सबको काम से निकाल दे। साथ ही साथ यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर से डील करने और अकाउंट सेटल करने के लिए कोई रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर 2 और महीने काम कर सकता है। अब एंथनी जॉब जाने की बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी एक नया घर खरीदा था। खैर, देर रात वो मिल से घर जाने लगता है, लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है तो वो वॉचमैन से लालटेन लेकर अकेले ही पैदल घर जाने लगता है। रास्ते में उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, कुछ हलचल महसूस होती है जिससे कि वो डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिससे वो बात करता है और उसके साथ आगे तक चलने के लिए बोलता है। वो आदमी भी उसी जगह पर जा रहा था तो वो भी उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। वो दोनों ही अब थोड़ी बहुत बात करते करते घर तक आ जाते हैं और यहाँ पर एंथनी नोटिस करता है कि वो आदमी अचानक गायब हो चुका है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वो घर के बाहर वाले कुएं पर हाथ पैर धोने लगता है जहां उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डरकर घर के अंदर चला जाता है। घर पर वो मैरी और अपनी माँ को सारी बात बताता है जो कि उसको ये समझाती हैं कि नया शहर है तो उसको वहम हुआ होगा और वो आदमी उसे घर छोड़कर आगे निकल चुका होगा। उसकी माँ उसे उसके पिता का लॉकेट क्रॉस देती हैं।
उधर रात में सोफी की नींद फिर खुलती है क्योंकि कोई उसके कान में फुसफुसा विस्पर रहा था। और ऑब्वियस सी बात है कि तारा कुछ भी बोल सुन नहीं सकती थी। खैर, जब सोफी चिल्लाती है तो सभी लोग उसके पास आते हैं, उसको संभालते हैं। वो सबको तारा के बारे में बताती है, लेकिन तारा तो बोल नहीं सकती थी, तो वो विस्पर कैसे करेगी, जिसके चलते कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सोफी सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये दूसरी बार हुआ है और पहले भी तारा ऐसे ही कर रही थी, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। इवन तारा भी, जो कि अपने बेडसाइड तक खुद चलकर आई थी, वो साइन लैंग्वेज में ये बताती है कि हलचल महसूस होने के बाद वो यहाँ पर आई थी। अब सभी लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। सोफी इन सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और खुद से ये कहती है कि अभी कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जब नया बेबी आएगा तब तो सभी उसको इग्नोर कर देंगे और कोई उससे प्यार नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं, जो कि बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रही थी। अब अगले दिन एंथनी अपने काम पर निकल जाता है और बच्चियां घर पर खेल रही होती हैं। तभी कारपेंटर घर पर कुछ रिपेयर का काम करने आया था, जिसकी बहन भी साथ आई थी। तो वो उन दोनों के साथ खेलने लगती है और उस स्टोर रूम से उन्हें एक बोर्ड गेम भी निकाल कर देती है, जो कि काफी पुराने समय का गेम था। तभी मैरी उन दोनों के पास आती है और वो दोनों उसे उस लड़की के बारे में बताती हैं, जो कि अभी नीचे गई है। मैरी कारपेंटर को जूस देती है, साथ ही साथ उसकी बहन को पिलाने के लिए भी जूस देती है। खैर, अब रात को सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी एंथनी की माँ के रूम के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें कुछ आवाजें आती हैं जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वो हलचल नोटिस करके अपने पति की फोटो के सामने जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं कि क्या वो किसी बात पर गुस्सा हैं या फिर अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो उसे माफ कर दें। खैर, अगले दिन जब वो जागती हैं तो काफी परेशान थी। एंथनी उनसे कहता है कि उसकी जॉब भी जाने वाली है और उसने अपने सारे पैसे लगाकर ये घर खरीद लिया है। ऊपर से 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वो आगे एक और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और अबॉर्शन कराने का सोच रहा है। इस पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसको थप्पड़ मारकर बोलती हैं कि वो ये बिल्कुल भी न कहे। वो अपने पिता के री-इनकॉर्नेशन पुनर्जन्म को नहीं रोक सकता, और रही बात बच्चे को पालने की तो वो अपनी पेंशन से उसको पाल लेंगी। एंथनी उनका ये बिहेवियर देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब रात को एंथनी सो रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर जाता है तो उसे कुएं के पास तारा दिखाई देती है। उसे बचाने के लिए वो वहां भागता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। साथ ही साथ अब उसे किसी ईविल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो घर की तरफ देखता है तो बालकनी में कोई लेडी और बच्चियों के भूत खड़े हुए थे और तभी उसे कुएं के अंदर कोई धक्का दे देता है। अगले दिन जब मैरी जागती है तो एंथनी को ढूंढने लगती है। वो उसे कुएं के अंदर ही मिलता है, जो कि रात भर से वहीं पड़ा हुआ था। कुछ लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि घर के अंदर इतनी सारी अजीब चीजें घट रही थी जिस पर मैरी उसे संभालती है। अब वो अपने काम पर जाता है, जहां से लौटने में उसे देर हो जाती है। रात होने पर कारपेंटर की सिस्टर घर आती है, जो तारा के साथ खेलने लगती है और उसे अपने साथ घर से बहुत दूर ले जाती है। मैरी को जब तारा के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कारपेंटर से पूछती है कि उसकी बहन उसकी बेटी को कहाँ लेकर गई है, तो वो शॉकिंगली ये बताता है कि उसकी तो कोई बहन है ही नहीं। उस दिन उसे जूस वाली बात भी समझ नहीं आई थी कि मैरी ने 2 पैकेट जूस क्यों दिए थे, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि कोई भूत था। खैर, अब मैरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम तारा को देखते हैं, जो घर से बहुत दूर अकेले भटक रही थी। शॉकिंगली उसे अनम्मा देख लेती है। जी हाँ, वही अनम्मा जो यह केस लोकनाथ को सुना रही हैं। अनम्मा उससे बात करके उसे घर ले जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें मैरी भी मिल जाती है। वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं, जहां तारा को ये याद तक नहीं था कि वो घर से कब निकली, क्या हुआ और कैसे हुआ। बस उसको इतना याद था कि होश आने पर वो रोड पर अकेली घूम रही थी। खैर, अब अनम्मा उन दोनों को घर पर ड्रॉप करती हैं। उस घर को देखते ही अनम्मा को उसके अंदर की नेगेटिव प्रेजेंस फील हो जाती है और घर की बालकनी में खड़ी वो घोस्ट लेडी भी उन्हें ही घूर रही थी। अब रात में एंथनी की माँ को उस स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आती है, तो वो एंथनी को बुलाती है, जो वहां जाकर चेक करता है, लेकिन तब तक लाइट चली गई थी। अब वो उस रूम में जाता है जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं और उसे कोई परछाई हंट करती है, उस पर हमला करती है और वो रूम के अंदर कैद हो जाता है। अब अगले दिन ब्रोकर पुलिस ऑफिसर को लेकर वहां आता है और वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। अब पुलिस ऑफिसर उसका बयान लेता है, लेकिन उसे इन सारी बातों पर, भूत वाली बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो वहां से चला जाता है। तभी एंथनी बहुत ही ज्यादा डर चुका था, जो कि ब्रोकर से ये कहता है कि वो कैसे भी करके ये घर बिकवा दे और उसे कहीं और दूसरा घर दिलाए, जिस पर ब्रोकर उसको ये कहता है कि घर बेचने में टाइम लगेगा और ज्यादा दिक्कत होने पर वो अनम्मा को कॉल करे, क्योंकि वो इन सब चीजों से ही डील करती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। यानी कि यहाँ पर ये ब्रोकर जानता था कि इस घर के अंदर दिक्कत थी, लेकिन पैसों के चक्कर में उसने घर बेच दिया।
इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स या बिल्डर्स किसी के सगे कभी नहीं होते। अगर भूत पैसा देंगे ना तो वो भूतों को भी घर बेच सकते हैं। अब एंथनी अपने काम पर निकल जाता है और अनम्मा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके घर पर फिलहाल कोई नहीं था, तो उसकी बात किसी से नहीं होती। खैर, अब रात को वो घर आता है और सबसे ये कहता है कि अगर वो इस घर के अंदर और रहे तो आगे और भी कुछ भयानक घटित हो सकता है, इसलिए वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। और उसने मिल के पास ही किराए पर एक घर देख लिया है। वो सभी लोग सामान पैक करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी स्लिप होकर गिर पड़ती है। एंथनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसके बच्चे के टेस्ट करने लगते हैं कि वो सेफ है या नहीं। खैर, अब रात यूं ही बीत जाती है और बीच में एंथनी की मां भी कॉल करती है। थोड़ी देर बाद अनम्मा का कॉल भी आ जाता है, जो कि एंथनी से कहती हैं कि वो सब जानती हैं और वो 2 दिन बाद आ जाएंगी, तब तक वो घर छोड़कर कहीं भी न जाए। जिस पर वो जाने की जिद करता है, तो वो ये कहती हैं कि ये घर उसे घर से या फिर इस गांव से कहीं बाहर नहीं जाने देगा और कोशिश करने पर चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए उसे वहीं पर रुकना पड़ेगा। और आप देख ही चुके हैं कि चीजें कितनी गलत हो रही थीं। खैर, अब सुबह उसे सोफी का कॉल आता है, जो कि उसको ये बताती है कि उनकी दादी चल बसी हैं, और ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में लोकनाथ अनम्मा से ये पूछता है कि आखिरकार मौत के आगे है क्या वो अंत है या फिर कभी उसके बियॉन्ड चीजें पता भी चलेंगी। साथ ही साथ अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर क्रीमेशन अलग अलग तरह से होता है, तो क्या वो सिर्फ बॉडी को खत्म करने का तरीका है या फिर उस सोल से लिविंग को बचाने की कोशिश। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अनसेटिस्फाइड सोल्स हमारे आसपास ही रहती हैं और वो कभी भी किसी के भी शरीर को पोजेस कर सकती हैं। उसका ये भी कहना था कि क्या वो हमें हार्म भी कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल अनम्मा इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। वो कहानी कंटिन्यू करती हैं, जिसके अंदर कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम एंथोनी की मां का अंतिम संस्कार देख पाते हैं। अनम्मा वहां पर घर आ गई थी, जो कि यहाँ वहां पूरा घर चेक करती हैं, जिसके अंदर उन्हें उसकी मां की स्पिरिट मिल जाती है, यानी कि एंथनी की मां की, जिनसे अनम्मा उनके मरने का रीजन पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती हैं। खैर, तभी अनम्मा को कोई और इविल वॉइसेस परेशान करने लगती हैं और उसे एक और स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि इस घर की पुरानी ओनर है, लेकिन उसके बारे में हम असली पत्ते खुलते वक्त जानेंगे। तभी अनम्मा बैरियल ग्राउंड पर आती हैं, जहां पर वो एंथनी की मां के साथ उनके हस्बैंड की फोटो को भी बैरी दफना कर देती हैं, ताकि वो सुकून से यहां से जाएं। लेकिन वो फोटो आज भी अनम्मा के पास ही है और वो फोटो घर के अंदर भी आ गई थी, जो कि काफी वियर्ड बात थी। अब अनम्मा एंथनी और उसके परिवार से बात करती हैं और बताती हैं कि यहाँ की जो इविल फोर्सेस हैं वो उन्हें पास्ट में जाने से और सच जानने से रोक रही हैं। ऑल्दो बाहर बने हुए बरगद के पेड़ को टच करने पर वो पास्ट की कुछ झलकियां देख पाई थीं, जिसके अंदर एक माँ, उसकी 4 बेटियां, उसका पति और उसकी सास रहा करती थीं, और फिर सभी बहुत ही बुरी तरह से मारे गए। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए उन्हें पास्ट देखना होगा, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल हो रहा है। तो वो जल्दी ही मदद लेकर सही इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आएंगी। तब तक वो लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और तारा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर चोटों के निशान बने हुए हैं, मतलब कि वो मेन टारगेट है। और अब हमको समझ में आ रहा है कि उसके हाथ पर जो चोट के निशान थे वो यही स्पिरिट दे रही थी, क्योंकि वही मेन टारगेट थी। अब अनम्मा यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर जाती हैं, अलग अलग रिचुअल्स, एक्सॉर्सिज्म और प्रोटेक्शन सर्कल मेथड्स को गैदर करती हैं। और इसी बीच प्रेजेंट में लोकनाथ उनसे पूछता है कि उन्होंने अलग अलग रिचुअल्स को चेक किया, अलग अलग कम्युनिटीज में चीजें सीखी, जिस पर वो कहती हैं कि हिंदुइज्म में एक्सॉर्सिज्म का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर रोज दिया बत्ती लगाकर भगवान शिव की पूजा करी जाती है, जिससे कि बैड स्पिरिट से बचा जा सके, और हिंदू धर्म के हिसाब से इसके पीछे रीजंस भी हैं। जैसे होता है ना कि हनुमान जी की पूजा करी जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही ये भी माना जाता है कि जब शिव जी आते हैं तो सारे भूत प्रेत बिल्कुल शांत हो जाते हैं। खैर, तभी हम 1990 के अंदर फिर से अनम्मा को अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर जाता हुआ देखते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करता हुआ देखते हैं, जो कि अलग अलग धर्मों से थे, और उन्हें उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन्स का पूरा ज्ञान था कि कैसे सोल्स को रोका जाए, प्रोटेक्शन रखा जाए और एक्सोर्सिज्म कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अनम्मा को पता नहीं था कि ये किस धर्म की आत्माएं हो सकती हैं, कैसा ईविल है ये। और इसी बीच वो गहरी साधना भी करती हैं, जिसके चलते उनको पता चल जाता है कि एंथनी की मां की मौत कैसे हुई थी। असल में उन्हें उस घर के अंदर रहने वाली ही बहू की स्पिरिट ने बेरहमी से पटक पटक कर खत्म कर दिया था। खैर, अब फाइनली वो एंथनी के घर पहुंचती हैं और उस बरगद के पेड़ को फिर से चेक करती हैं, जहां उन्हें एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर वो बताती हैं कि इसके पिता इसे मारने आ रहे थे और डर कर ये बेचारी यहां छुप गई, जिसके चलते उसने वहां पर अपना दम तोड़ दिया। तभी अचानक से ही तारा पजेस हो जाती है और पास में ही लगे हुए वर्शिप वाले पेड़ के चक्कर लगाने लगती है। एंथनी उसे रोकने जाता है तो अनम्मा मना कर देती हैं, क्योंकि ये रिस्की हो सकता था, और कुछ ही देर के बाद में वो अपने आप ही थककर बेहोश हो जाती है। अब तारा को अंदर लाया जाता है और उसका एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है।
उससे पहले उसके चारों ओर प्रोटेक्शन स्पेल से सर्कल बनाया जाता है और इसी बीच घर के अंदर होली वाटर भी छिड़का जाता है। साथ ही साथ उस पर भी होली वाटर छिड़का जाता है, लेकिन वो आग की तरह गर्म हो जाती है। खैर, तभी वो बोलने लगती है, रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर अनम्मा कहती है कि ये ईविल की चाल हो सकती है, तो कोई भी उसके ट्रैप में ना आए। और आज की रात बड़ी जरूरी है, तो यहाँ पर कोई भी खाए ना, सोए ना, आपस में बात भी ना करे। और अगर कोई उनसे कुछ बोले या कोई अनजान आवाज उन्हें सुनाई दे तो वो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे और एक दूसरे की आंखें ना देखें, क्योंकि इससे ईविल बॉडी टू बॉडी स्विच कर सकता है। अब थोड़ी देर के बाद में राइट्स पढ़ने वाला लड़का बेहोश हो जाता है और तारा हवा में लेविटेट करने लगती है, जो कि ईविल वॉइस में एंथनी और मैरी से ये कहती है कि वो अपने अनबॉर्न बेबी को मारना चाहते थे, तो अब तारा को भी वो मरने दें, और वो खींचकर उसे रूम के अंदर कैद कर लेती है। यानी कि ये आत्मा अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अनम्मा अपने एक साथी के साथ उसे लेने जाती हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है और वहां पर कुछ बच्चियों के घोस्ट उन्हें हर्ट करते हैं, लेकिन अनम्मा ये कहती हैं कि आज उन्हें डर को रोकना होगा। खैर, अब उन्हें एक बड़े से संदूक के अंदर ढेर सारे बच्चों के कंकाल मिलते हैं और तभी वो पास्ट को देख पाती हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। 1930 के अंदर इस घर के अंदर नयुदम्मा नाम का एक आदमी रहा करता था, जिसका बोर्ड एंथनी ने उखाड़ दिया था, और उसकी ही स्पिरिट उस दिन रास्ते में एंथनी को मिली थी, जो बार बार गायब हो रही थी। असल में उसकी 4 बेटियां थीं और उसकी माँ अपनी बहू से नफरत करती थी कि वो कभी भी बेटा नहीं दे पाई, और नयुदम्मा भी अपनी बीवी से काफी नफरत किया करता था। फिलहाल वो फिर से प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसे टॉर्चर किया जाता, गालियां दी जाती और बुरा भला कहा जाता था, लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो सारे आंसू पी जाती और बिल्कुल चुप होकर रह जाती। खैर, अब एक दिन ये लोग एक तांत्रिक लेडी को बुलाते हैं, जो कि पेट में पल रहे बच्चे को चेक करके बता पाए कि वो बेटा है या फिर बेटी। लेकिन वो लेडी ये कहती है कि बेटी का ही जन्म होगा, और गुस्से में आकर नयुदम्मा अपनी बीवी का पेट काटकर उस अनबॉर्न बेबी को खत्म कर देता है, जिसके अंदर उसकी बीवी की जान चली जाती है, और उन 4 बेटियों को भी छत से फेंक कर, काट कर, पटक कर और कुचल कर खत्म कर दिया जाता है। और वो बच्ची जिसका कंकाल अनम्मा को बरगद के पेड़ के नीचे मिला था, वो भी उसकी ही बेटी थी, जो कि डर कर वहां छुप गई थी और उसने दम तोड़ दिया था। खैर, अब उस पिंडम यानी उस फीटस भ्रूण को वहीं दफना दिया जाता है, और प्रेजेंट टाइम में भी तारा अनम्मा को मिल जाती है, जिसे वो एक्सोर्सिज्म के लिए लेकर आते हैं। अनम्मा बताती हैं कि उसी फीटस ने उसे पजेस किया है, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है और जिसने 5 एलिमेंट्स 5 तत्वों से अपनी पावर्स को बनाया है। इसीलिए अनम्मा ने लोकनाथ को ये कहा था कि ये ईविल कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि इसे इंसानी वहशियाना हरकतों ने इतना खतरनाक बना दिया कि इसने इस हद तक गदर मचा रखा है। अनम्मा बताती हैं कि वो एक सुनामी जितनी पावर्स इकट्ठी कर चुका है और उसका असली टारगेट मैरी के पेट में पल रहा बच्चा है। वो उस पर हावी होना चाहता है, जो कि काफी हद तक दीपक की याद दिलाता है। खैर, इसलिए वो मैरी को गार्ड कर रही हैं, उसके पिंडम को प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो भी उसे खत्म करने की कोशिश करेगा वो ईविल उसे ही खत्म कर देगा। अब आगे जाने से पहले अगर हम एंथनी की माँ के बारे में जाने तो उन्हें नयुदम्मा की बीवी की स्पिरिट ने मारा था, क्योंकि वो भी हर वक्त बेटा बेटा के पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि वो उसकी सास जितनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बदला तो बदला होता है, चाहे कोई सुई जितना जिम्मेदार हो या तलवार जितना। सिंपल सी बात है कि ये सब देखकर उन आत्माओं का गुस्सा ट्रिगर हो चुका था। खैर, अब अनम्मा मैरी को आटे का बना हुआ गोला देती हैं, जिसे पिंडम मानकर उसे उसकी पूजा करनी होगी जब तक पोजेशन हट न जाए, और एंथनी को यहां मारी गई बच्चियों का अंतिम संस्कार करना होगा, जिससे कि उनकी स्पिरिट्स आजाद होकर उन्हें छोड़ दें। अब इसी बीच नयुदम्मा का घोस्ट एंथनी को पजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन वो घोस्ट दूसरे लड़के को पजेस कर लेता है, जो कि रिचुअल खराब करने लगता है और सब पर हमला कर देता है। लेकिन अनम्मा अपने पिता वाला लॉकेट उसके गले में डालकर नयुदम्मा की स्पिरिट को वैनिश खत्म कर देती हैं। खैर, अब फाइनली तारा का पोजेशन भी खत्म हो गया था और वो फीटस शांत हो चुका था। ये घर भी अब भूतों से आजाद हो चुका है, जिससे कि सभी बहुत खुश होते हैं और अनम्मा वहां से निकल जाती हैं। यानी कि अनम्मा ने सक्सेसफुली इस घर को बचा लिया था। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और लोकनाथ की केस स्टडी भी पूरी हो गई थी। तभी अनम्मा को कोई कॉल आता है कि कहीं कोई खतरे में है और वो उसकी मदद करने जाती हैं। लोकनाथ भी उन्हें ज्वाइन करता है, जिसके लिए वो पहले तो मना करती हैं, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाती हैं। खैर, अब वो लोग उसी एड्रेस पर जाते हैं, जो कि एक अबैंडन खंडहर बिल्डिंग है, जहां पर मूवी की स्टार्टिंग वाला मरा हुआ डॉग भी पड़ा हुआ था। लेकिन यहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तो सवाल ये था कि कॉल किसने किया था और उन्हें यहां किसने बुलाया। लेकिन ये सारी बातें अब उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि दोस्तों, यहीं पर खुलते हैं इस मूवी के एक और सबसे भयानक और शॉकिंग राज, पत्ते। क्योंकि लोकनाथ असल में नयुदम्मा की स्पिरिट से पजेस्ड था। जी हाँ, वही लोकनाथ जो कि अनम्मा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था।
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो अनम्मा के पिता का दिया हुआ लॉकेट था वो भी उन्होंने अपनी कार के अंदर ही छोड़ दिया था। यानी कि ये सारी की सारी एक सोची समझी साजिश थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पिंडम फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और डरावनी और मजेदार कहानी के साथ। टेक केयर और कीप वॉचिंग।